तो अगर तुमने अभी तक बज़र्क नहीं पढ़ी है तो तुम क्या कर रहे हो? अब जेजेकी की एंडिंग पर रोने से अच्छा है कि अब तुम लोग एक असल मास्टरपीस को एक्सपीरियंस करो। तो आज इस वीडियो में मैं बिना स्पॉइलर के बताने वाला हूँ कि व्हाई यू शुड रीड बज़र्क एंड व्हाट मेक्स हिम द ग्रेटेस्ट। साथे तो बज़र्क इज अ 1989 मांगा जो कि स्टिल ऑनगोइंग है, रिटन बाय केंतारो मियारा। एंड बीच में इसमें काफी ब्रेक्स भी आए थे। इसके राइटर की भी डेथ हो गई 2021 में एंड स्टिल ये इनकम्प्लीट है और पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। बट सोचो ये मांगा अभी खत्म भी नहीं हुई है और पता नहीं आगे खत्म होगी कि भी नहीं, लेकिन इसकी ग्रेटनेस इतनी ज्यादा है कि कंप्लीट ना होने के बाद भी इसे द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम का टाइटल दे रखा है। तो अब हम उसी पॉइंट्स पे बात करेंगे कि क्या है इसमें ऐसा जो लोग इसकी इतनी तारीफ करते हैं। व्हाई बज़र्क is the greatest manga of all time. प्लॉट। अब भाई जो इसका प्लॉट है वो ऐसे चलता है एंड देन एकदम से, तो अगर तुम इसके प्रोलॉग के चैप्टर हटा दो और बाकी शुरू के चैप्टर्स पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि इट्स अ मांगा अबाउट फ्रेंडशिप एंड राइवलरी। एंड ये एक मिडिवल टाइम का एनिमे है जिसमें घोड़े हैं, आर्मर हैं, भालों और तलवारों से लड़ाई होती है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड यस हेल्दी रिलेशनशिप्स। लेकिन आगे जाकर इन सब की मौत जाती है। तो शुरू में तो काफी काम स्टोरी चल रही थी, हमें पॉलिटिक्स भी दिख रही थी, मर्डर्स भी दिख रहे थे, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी दिख रही थी। फिर ये बैटल जीत कर नोबल भी बन गए। हमें लगा नाइस, बस अपना पूरा ही होने वाला है ग्रिफिथ का। एंड देन ट्विस्ट आता है जब गर्ड्स जाने का फैसला करता है एंड वो चला जाता है। पावर ऑफ फ्रेंडशिप गया। मियोरो सेंसे ब्रोक द फोर्थ वॉल इन 90s। और तुमने एक बात नोटिस करी, मेन कैरेक्टर जा रहा है इसमें, बाकी एनिमेज में साइड कैरेक्टर जाता है, जैसे नारुतो में सास्के जाता है। अब ग्रिफिथ जिसका दिल टूट चुका था और वो उदास था, उसे दारू शारू पी लेनी चाहिए थी अपने गम को मिटाने के लिए, लेकिन इट्स बज़र्क। वो जाता है और बहुत बड़ा कांड कर देता है और बैंड ऑफ ऑक्स यहाँ से यहाँ आ गए सिर्फ 2 चैप्टर्स में। और फिर ऐसी चीज होती है जो कि हमारे आंखों को देखने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, द एक्लिप्स, जो कि पूरे प्लॉट और हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देता है। और आगे कुछ चैप्टर बाद इसमें मैजिक भी इंक्लूड हो जाता है। धीरे धीरे इनके वर्ल्ड के साथ इस मांगा का जॉनरा भी चेंज हो रहा था और यही चेंजेस से इसकी स्टोरी एक जगह थमती नहीं है, बल्कि ये लोगों को और ज्यादा क्यूरियस करती है जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। आर्ट वर्क। तो देखो यार, एनिमेज में काफी सारी चीजें होती हैं, एनिमेशन, साउंड ट्रैक्स, ओपनिंग सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, लेकिन मांगा में सिर्फ एक चीज होती है, आर्ट वर्क। और यही वन ऑफ द मेजर रीजन है कि बज़र्क को ग्रेटेस्ट क्यों बोला जाता है। इसका आर्ट एकदम मैच्योर और रियलिस्टिक लगता है। इसकी मांगा तुम्हें एनिमे से भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करवा पाएगी। ऊपर से इसका हर एक पैनल, हर एक बहुत डिटेलिंग से बनाया गया है और कुछ पैनल्स ऐसे हैं स्पेशली एक्लिप्स के टाइम पर जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये हाथों से बनाए गए हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि दिस इज द पीक, ना, आगे तुम्हें इससे भी खतरनाक पैनल्स देखने को मिलेंगे। और जितना स्टोरी आगे जाती है, इसका स्टाइल ऑफ आर्ट भी वक्त के साथ उतना ही ज्यादा रिफाइंड और डिटेल्ड होता जाता है। जो पहले ऐसा दिखता था वो अब ऐसा दिख रहा था और यही आर्ट वर्क देखकर ही लोग इससे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये मांगा ऐसी है, अगर तुमने एक बार चालू किया तो तुम रुक नहीं पाओगे। पहले मैं भी कोई मांगा कंप्लीट नहीं कर पाता था और मेरी बीच में ही छूट जाती थी क्योंकि मुझे एनिमे देखने की आदत थी। लेकिन जब मैंने बज़र्क पढ़ना स्टार्ट किया, मैं नहीं रुका। फिर बज़र्क की वजह से मैं मांगा पढ़ना सीख पाया हूँ। ऊपर से इसके एक्सट्रीम डिटेल्ड पैनल्स की वजह से मियोरो सेंसे को काफी ज्यादा ब्रेक्स लेने पड़ते थे। और मियोरो सेंसे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनका पैनल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो उसका एक पेज बनाने में लगभग 14 से 20 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अगर उसमें काफी कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो उन्हें एक पेज ड्रॉ करने में 55 घंटे लगते हैं। That's a fucking dedication। और मेरे ओपिनियन में जो लेगेसी बज़र्क ने बनाया है अपने आर्ट वर्क से, मेरे हिसाब से आगे ऐसा किसी और मांगा के लिए अचीव करना नामुमकिन ही है। कैरेक्टर्स। किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और बज़र्क में जो भी इनके मेजर कैरेक्टर्स हैं उन्हें बहुत ही गहराई के साथ लिखा गया है। उनकी बैक स्टोरी हमें बताई गई है। अब उस वजह से हम उस कैरेक्टर को समझ पाते हैं, उससे रिलेट कर पाते हैं और फिर हमें समझ आता है कि उसने ऐसे एक्शंस क्यों लिए। और जब हम रिलेट कर पाते हैं तो हम स्टोरी में एकदम घुस जाते हैं और फिर जो भी कैरेक्टर के साथ होता है वो हमें भी फील होता है जैसे कि हम ही उस सिचुएशन में हैं। जैसे कि ग्रिफिथ का कैरेक्टर था,
तो पहले तो मियोरो सेंसे ने उसे इतना प्यार से पुचकार कर रखा, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, एक खरोच भी नहीं आने दी। वो सारी बैटल जीत रहा है, नोबल बन गया। फिर जितना इसे प्यार दिया गया था उतना ही बाद में इसकी गांड मारी जाती है। और इसके कैरेक्टर को शुरू में जैसे हमने देखा था एक एंजल की तरह, टॉर्चर के बाद जब हम इसे देखते हैं तो एज अ रीडर हम भी शॉक हो जाते हैं कि ये ग्रिफिथ है। एंड इवन आगे स्टोरी में जिन भी अपोस्टलेस से गॉड्स की फाइट होती है उनकी भी स्टोरीज हमें बताई जाती हैं और फिर हमें रीजन भी पता चलता है कि व्हाई दे रियली बिकम अ डीमन। कुछ अपनी डिजायर की वजह से बनते हैं और कुछ अपनी मजबूरी से। डार्कनेस। बर्ज़र्क is considered as the number 1 darkest manga और इसमें कोई डिबेट ही नहीं है। I mean, अगर तुम इसका पहला पेज ये ओपन कर पढ़ोगे, वैसे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो जो तुम्हें दिखेगा उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि अगर शुरुआत ऐसी है तो बाद में ये कितनी डार्क होने वाली है। I mean, पहले पेज पर ही गार्ड्स एक डीमन के साथ कर रहा है। I mean, पहले पेज पर ही हमारे मेन कैरेक्टर की गांड दिखा दी और आगे जिस लेवल पर ये लेकर जाते हैं डार्कनेस को, that was unmatchable। खतरनाक ट्रॉमास, भयंकर खून खराबा, मर्डर्स। और तुमने एक चीज नोटिस करी, गर्ड्स जो कि हमारा हीरो है वो डार्कनेस में डूबा हुआ है, बिल्कुल ब्लैक। एंड दूसरी तरफ हमारे ग्रिफिथ लाइट की तरह चमक रहा है, दूध की तरह सफेद सब कुछ। I mean, ये कौन सा हीरो और विलन को दिखाने का तरीका है। मियोरो सेंसे अगेन ब्रोक द फोर्थ वॉल और जिस तरह से इन्होंने आगे डार्क फैंटेसी का यूज करके एडल्ट चीजें दिखाई हैं, मतलब कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है, इतना डिस्टर्बिंग कि माइंड फक्ड अप हो जाता है। एंड ये पूरा रियलिस्टिक और अनसेंसर्ड दिखाते हैं सब कुछ। इसके जो बाकी विलन्स भी हैं वो भी बहुत टेरिफाइंग है। इन सालों के सामने तो विलन वर्ड भी छोटा लगता है, मतलब कि सब के सब एक नंबर के बहन हैं। डीमन स्लेयर के डीमन जैसे नहीं है और इसमें तुम्हें ऐसा टॉर्चर और खून खराबा देखने को मिलेगा कि तुम देखकर हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और अगर तुम दिल के मरीज हो और या फिर तुम्हें ये चीजें देखने में प्रॉब्लम है तो प्लीज मत देखना, क्योंकि ये डार्क वर्ड से भी आगे निकल चुका है। एंड लास्ट पॉइंट, लर्निंग। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है गर्ड्स, अगर तुम उसकी जिंदगी उठाकर देखोगे तो उसकी जिंदगी में खुशी तो छोड़ो, नॉर्मल भी नहीं है। सुबह उठो, दर्द दुख पीड़ा लो, पूरी रात डीमन से लड़ो एंड रिपीट। यही हमारे गर्ड्स का डेली रूटीन। उसकी लाइफ की स्टार्टिंग से ही उसकी मारी गई है, काफी सारे ट्रॉमा वाली चीजें हुई, काफी धोखे मिले, दिल टूटे और ऐसी चीजें हुई हैं कि मतलब कि सारा दुख जो भी होता है ना इस दुनिया में वो सब उसे मिल चुका है। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा है बिना रुके। यही चीज हमें इसे सीखनी चाहिए। जिंदगी में चाहे कितना भी दुख या पीड़ा हो, लेकिन अपने गोल पर फोकस रखो और चलते रहो। गर्ड्स का जो गोल है वो लिटरली इम्पॉसिबल है अचीव करना, लेकिन उसकी डेडिकेशन और उसका माइंड सेट है जो धीरे धीरे उसके गोल को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बना रहा है। एंड लास्ट, थैंक्स टू केंतारो मियोरो सेंसे, क्योंकि उन्होंने अपने जिंदगी के 30 साल लगाए थे सिर्फ इस एक चीज पर। हर एक पेज को उन्होंने ड्रॉ करने में अपना पूरा खून पसीना दिया है। व्हाट अ बिलीव एंड डेडिकेशन। एंड मैं कहना चाहूंगा कि आपके 30 साल आगे 300 सालों तक याद रखे जाएंगे। द लेगेसी ऑफ बर्ज़र्क विल ऑलवेज बी अनमैचेबल एंड अनफॉरगॉटन। तो यही थे कुछ पॉइंट्स। बाकी तुम बताओ तुम कौन कौन से पॉइंट से एग्री करते हो, और अगर तुम्हें कोई पॉइंट ऐड करना है तो वो भी कमेंट करना। और अगर तुम मांगा नहीं पढ़ पाते हो तो तुम मेरे सेकंड चैनल पर मेरी बर्ज़र्क की सीरीज देख सकते हो, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने अभी 230 चैप्टर्स तक कवर कर दिए है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना। और कमेंट्स में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ऐसी ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करो और किस एनिमे या मांगा पर बनाऊं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम बताइए। आज के लिए बस करते हैं। आरेगातो।